हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ लॉ पर। और मैं एडवोकेट गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक बार बेसिक मीनिंग बता देता हूँ। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अगर दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है और उनमें से एक पर्सन अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता, अपने पार्ट को ब्रीच करता है, तो सिर्फ दूसरा पार्टी, दूसरा पक्षकार ही इसे इन्फोर्स कराने के लिए सूट ला सकता है। कोई थर्ड पर्सन इस पर्सन को बाउंड नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, हमने केस लॉज भी देखे थे, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी, सेल्फ रिजेंट कंपनी और ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, हमने लास्ट क्लास में पूरा देखा था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो, आप लोग यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, थ्योरी ऑफ लॉ बाय एडवोकेट गौरव भोला, बाय एडवोकेट गौरव पंजाबी, और उस पर जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो गाइस, आज हम कुछ ऐसी चीजें देखने वाले हैं जहां प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता। जी हाँ, एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां एक अननोन पर्सन भी उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए, लागू कराने के लिए सूट ला सकता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है एक्सेप्शन ट्रस्ट। जी हाँ, ट्रस्ट यानी कि हिंदी में बोला जाता है न्यास। न्यास ट्रस्ट, ये कैसे एक्सेप्शन हम देख लेते हैं। जहां हम कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन के फायदे के लिए ट्रस्ट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, समझिएगा। एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। हस्बैंड और वाइफ दोनों की शादी हुई। जब हस्बैंड और वाइफ दोनों की शादी हो रही थी, उसी टाइम पर जो लड़की थी, लड़की के फादर ने लड़के के फादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि देखिए, आप एक काम कीजिएगा, मेरी बेटी को यानी अपनी बहू को हर महीने कुछ खर्चा देते रहिएगा। दोनों के फादर ने कॉन्ट्रैक्ट किया। लड़की के फादर ने बोला लड़के के फादर को कि आप मेरी बेटी को हर महीने कुछ खर्चे देते रहिएगा। लड़के के फादर ने कहा ठीक है साहब, मैं हर महीना खर्चा देता रहूंगा। और इसी पर्पज से लड़के के फादर ने एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को ट्रस्ट कर दिया था कि ये जो प्रॉपर्टी है, इससे जो भी कुछ हर महीने मुझे किराया मिलेगा या जो भी अर्निंग होगी वो मैं अपनी बहू को देता रहूंगा। ठीक है, चलिए। अब कुछ समय शादी के बाद, कुछ समय उनके बहू और बेटा का रिलेशन अच्छा चलता रहा, वो देता रहा। लेकिन बीच में आकर के हस्बैंड वाइफ में खटपट रहने लगी। अब जब हस्बैंड और वाइफ में खटपट रहने लगी तो ससुर साहब ने बोला भाई ये तो मेरी बेटी की बात नहीं सुनती है, तो अब मैं इसे क्यों दूं खर्चा, मैं तो खर्चा नहीं देता। तो अब जब ससुर साहब ने खर्चा देना बंद कर दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था लड़की के फादर और लड़के के फादर के बीच में, लेकिन फायदे के लिए किसके था, लड़की के। तो क्या अब यहाँ पर ये मुद्दा है, क्या ये लड़की जिसके फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, ये पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो थी नहीं, क्या ये सूट ला सकती है। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि जहां कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किसी पर्सन के फायदे के लिए रख दी जाती है, ट्रस्ट कर दी जाती है, तो वहां पर वो जिस पर्सन के लिए फायदे के लिए रखी गई है, अगर उस पर्सन को वो फायदा ना दिया जाए तो फिर वो पर्सन क्या कर सकता है, सूट ला सकता है, इवन ही इज नॉट अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जी ये मैं नहीं कहता, ये केस लॉ था, लैंडमार्क केस लॉ है, प्री में आता है, मेंस में जरूर लिखना होता है, याद रखिएगा। केस का नाम था ख्वाजा मोहम्मद खां वर्सेस हुसैनी बेगम। ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम 1910। जी हाँ, ये इस केस के फैक्ट थे, इस केस को याद रखिएगा। मेंस में जब भी आपको लिखने के लिए आया तो आपको जब तक ये केस नहीं डालेंगे आपका आंसर कभी कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं, जब कभी हम कोई मेंस का पेपर अटेम्प्ट करते हैं कि हमने लिखा तो बहुत कुछ लेकिन हमारे नंबर नहीं आए, हमें इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। वो क्यों नहीं होता, लिखते समय लेकिन कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट आपको देनी होती है, और वो बेसिक रिक्वायरमेंट ये केस लॉज ही होते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए, ये था ट्रस्ट वाला। अब आते हैं हम दूसरा एक्सेप्शन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ये कहता है जहां कहीं किसी मैरिज यानी विवाह को लेकर के, पार्टीशन यानी बंटवारे को लेकर के, या अन्य कोई फैमिली सेटलमेंट होते हैं, जहां शादी को लेकर के या फिर पार्टीशन को लेकर के या कोई अन्य फैमिली सेटलमेंट होते हैं, पारिवारिक हमारे संबंध होते हैं, वहां अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी पर्सन के फायदे के लिए, वहां भी जिस पर्सन के फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया वो क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। कैसे, यहां पर भी एक केस आता है, याद रखिएगा, शप्पू अम्ल वर्सेस सुब्रमण्यम। शप्पू अम्ल वर्सेस सुब्रमण्यम, ये भी 1910 का ही केस है। अब देखिए, इस केस में देखते हैं क्या हुआ था। यहां पर दो भाइयों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया
कि हम प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को आपस में बांट लेते हैं, और हम अपनी मदर को, 2 भाई थे, उन्होंने कहा हम प्रॉपर्टी को आधा आधा बांट लेते हैं और अपनी मदर के खर्चे हम देते रहेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट दोनों भाइयों के बीच में था, लेकिन किसके फायदे के लिए था, मदर के फायदे के लिए। अब हुआ क्या, दोनों भाइयों ने प्रॉपर्टी तो ले ली, लेकिन जब खर्चा देने की बात आई, ना ये भाई देता ना ये भाई देता। तो अब ऐसे में मम्मी क्या करे, क्या जिसके फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, क्या वो सूट ला सकती है? अब देखिए जो मदर थी, जो कॉन्ट्रैक्ट की पक्षकार तो थी नहीं। अगर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखो तो यानी माँ जिसके फायदे के लिए किया गया था वो तो वाद ला ही नहीं सकती। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, जहां कहीं शादी से रिलेटेड हो, बंटवारा हो, या कोई अन्य पारिवारिक सेटलमेंट हो, वहां पर थर्ड पर्सन जिसके फायदे के लिए किया जा रहा है वो भी सूट ला सकता है। तो ये कौन सा केस था, शप्पू अम्ल वर्सेस शर्मा राव। ये भी कब का है, 1910 का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं, विबंध यानी स्टॉपल, स्टॉपल और एडमिशन यानी स्वीकृति। अच्छा गाइस, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताइएगा, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल एविडेंस एक्ट के कौन कौन से सेक्शंस में, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल है, कौन कौन से एविडेंस एक्ट के सेक्शंस में, किस केस लॉ में इसे अडॉप्ट किया गया था। और थर्ड क्वेश्चन, ये कैसा है, रूल ऑफ एविडेंस है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ इक्विटी है, या रूल ऑफ प्रोसीजर है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और इसी के साथ जो एडमिशन है, एडमिशन कौन कौन से सेक्शंस में, एविडेंस एक्ट के कौन कौन से सेक्शंस में दिया गया है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप बताइएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, थर्ड एक्सेप्शन क्या हमारा, विबंध या स्वीकृति यानी स्टॉपल और एडमिशन। अब देखिए क्या होता है, जहां एक थर्ड पार्टी, जहां एक पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी है वो किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट, किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट कुछ एडमिशन कर ले, या यहां पर रूल ऑफ स्टॉपल अप्लाई हो जाए। क्या हुआ, जहां एक थर्ड पर्सन के ऊपर कोई पार्टी एडमिशन कर ले या उसके बिहाफ पर स्टॉपल से बाउंड हो जाए, तो वहां पर वो थर्ड पार्टी भी क्या कर सकती है, थर्ड पर्सन भी सूट फाइल कर सकता है। तो याद रखिएगा, थर्ड एक्सेप्शन था विबंध या स्वीकृति। अब आते हैं फोर्थ हमें कहता है जो एक्सेप्शन है, भूमि से संबंधित संविदा, भूमि से संबंधित संविदा जो स्वामी पर कोई कर्तव्य लादती है यानी अधिरोपित करती है, अधिरोपित करती है। यानी अगर कोई हमने लैंड से रिलेटेड ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने ए से प्रॉपर्टी खरीदी, जैसे कि ए ने बी से प्रॉपर्टी खरीदी, ये परचेजर था और ये सेलर था। अब ये जो इसने प्रॉपर्टी खरीदी इसके ऊपर क्या था, टैक्सेस पेंडिंग थे, जो गवर्नमेंट टैक्स होता है वो पेंडिंग थे। ए ने कहा ठीक है ये टैक्स क्या करना कर दूंगा, मैं पे कर दूंगा। क्यों, ये तो पे करने ही थे, जो खरीदेगा, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, सॉरी टीपीए पढ़ते हैं, उसका सेक्शन 8 कहता है जैसे ही आप भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो जब आप खरीद लेते हैं, जिस डेट को आपने खरीदी उसी डेट से उसके बेनिफिट और लॉसेज सभी के सभी आपको देने पड़ते हैं, उसके जो भी टैक्सेस होंगे वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो यानी कि जब ओनर ने, परचेजर ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जिसके ऊपर क्या था, कोई लायबिलिटी थी, तो एक तरह से अब ये लायबल हो गया परचेजर, और जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अब किससे वसूल कर सकती है, परचेजर से, ना कि सेलर से। तो याद रखिएगा फोर्थ एक्सेप्शन क्या था, भूमि से संबंधित ऐसी संविदाएं जो स्वामी पर कोई कर्तव्य अधिरोपित करती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू द लैंड विच इम्पोज्ड एनी बाउंडेशन और रेस्ट्रिक्शन ऑन द परचेजर। और लास्ट हम देखते हैं, सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, जहां अपरिचित व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन अदर देन पार्टी, जहां एक अननोन पर्सन किसी विधि द्वारा यानी अकॉर्डिंग टू दी लॉ इंटाइटल हो सूट फाइल करने का, जहां कोई ऐसा पर्सन क्या हो जिसे विधि ने कोई राइट दिया हो, बाय लॉ बाउंड हो, बाय लॉ इंटाइटल हो किसी पर पार्टी पर सूट फाइल करने के लिए, तो वहां भी क्या होगा, ये एक्सेप्शन हो जाता है। तो गाइस याद रखिएगा, ट्रस्ट, आपका मैरिज, आपका सेटलमेंट और पार्टीशन एक दूसरा, तीसरा विबंध या स्वीकृति, स्टॉपल और एडमिशन,
फोर्थ, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू द लैंड विच इम्पोज एनी ड्यूटी ऑन ओनर। और लास्ट, जहां अपरिचित व्यक्ति बाय लॉ